हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 9th का केमिस्ट्री पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत चैप्टर 3 स्टार्ट किया था और चैप्टर का नाम है परमाणु एवं अणु। मैं परमाणु कैसे बना, किस किस वैज्ञानिक ने परमाणुओं के बारे में बातें की, क्या क्या उन्होंने बताया, पूरा डिटेल्स के साथ मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं। और मैंने बताया था कि जो परमाणु है ना, परमाणुओं के मिलने से पदार्थ बनता है। तो ये पदार्थ बनने के दो नियम है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं रासायनिक संयोजन के नियम। ये रासायनिक संयोजन का जो नियम है ना, वो दो है और इन दोनों नियम के बारे में हमें आज पढ़ना है। क्लियर। तो मैं आपको पहले पहला नियम पढ़ाता हूँ, फिर उस नियम से न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, फिर मैं सेकेंड नियम पढ़ाऊंगा। क्लियर। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि रासायनिक संयोजन का नियम जो कि दो है ना, पहला नियम कौन सा है। देखिए, पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसी का एक और नाम है द्रव्य अविनाशिता का नियम। ठीक है ना। क्या नाम है? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दूसरा नाम है इसी का द्रव्य अविनाशिता का नियम। क्लियर। उसके बाद एक और नियम दिया गया जिसका नाम था स्थिर अनुपात का नियम। तो चलिए सबसे पहले द्रव्यमान संरक्षण या द्रव्य अविनाशिता का नियम जो है ना, उसको पढ़ते हैं। ठीक है। और समझेंगे कि आखिर में इस नियम में क्या दिया गया है। मैंने बोर्ड पे भी वो चीज़ें लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के और आराम से समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए सबसे पहले समझते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण क्या है। देखिए, द्रव्यमान का मतलब होता है किसी वस्तु का जो उसका खुद का परिमाण होता है ना, वो द्रव्यमान होता है। और संरक्षण का मतलब ये होता है उसे सुरक्षित रखना। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक मार्कर है, मार्कर इस हाथ में है, तो देखिए कि मान लीजिए कि 1 kg का है और मैं इस हाथ में रखूंगा, अगर उसका द्रव्यमान तभी भी 1 kg का है, इसका मतलब कि द्रव्यमान संरक्षित है। क्या है? संरक्षित है। द्रव्यमान में न कमी हुई है न ही वृद्धि हुआ है। ये शब्द यहाँ से कहता है द्रव्यमान संरक्षण। इसी को एक और नाम से बोला गया है द्रव्य अविनाशिता का नियम। यानी जो द्रव्यमान पहले था वो बाद में वही द्रव्यमान है, यानी द्रव्यमान का कोई भी विनाश यानी नष्ट नहीं हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं द्रव्य अविनाशिता का नियम। दोनों नियम एक ही है, बस इसका नाम कॉन्सेप्ट चेंज है। कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? मैंने कहा कि द्रव्यमान यहाँ पे इसका 1 kg है, तो इस हाथ में भी जाने के बाद 1 kg हो गया, तो इसको बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण। यही चीज़ मैं इसको दूसरे नाम से कहूँ तो मैं ये कहूँ कि इसका जितना भी द्रव्यमान था ना, उतना ही द्रव्यमान इधर है। इसका मतलब द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसका विनाश नहीं हुआ, इसलिए इसका अलग नाम दे दिया गया द्रव्य अविनाशिता का नियम। आपको समझ में आ रहा है? दोनों एक ही है, बस कॉन्सेप्ट अलग अलग है। अब देखिए इसमें क्या लिखा गया है कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बारे में ना, सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लोमोनोसोव। कौन नाम था? लोमोनोसोव। लोमोनोसोव नामक वैज्ञानिक ने 1756 ईस्वी में, ठीक है ध्यान सुनिए, 1756 ईस्वी में लोमोनोसोव नामक वैज्ञानिक ने इस नियम के बारे में बताया। लेकिन बताने के बाद होता है ना कि कोई इंसान किसी चीज़ के बारे में बताता है लेकिन पुष्टि नहीं कर पाता है। जैसे मैं बोलूं कि यार यहाँ से ना मेरा घर जो है कि 2 किलोमीटर दूर है, लेकिन मैं इस बात की पुष्टि नहीं कर पा रहा हूँ कि 2 किलोमीटर सच में है या एवरेज मैंने बोला यार 2 ही किलोमीटर होगा लगभग, मैं पुष्टि नहीं कर पाया, केवल मैं बोल रहा हूँ। ऐसे ही लोमोनोसोव ने द्रव्यमान संरक्षण के बारे में बताया, यानी द्रव्य अविनाशिता की बारे में बताया, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं की है कि क्या ये सच में ऐसा है कि नहीं है। क्लियर। तो आगे चल के एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम होता है लेवोसिए, और इंग्लिश में पढ़ते हैं लेवोजियर। क्लियर। तो क्या नाम है इनका? लेवोसिए। तो लेवोसिए नामक वैज्ञानिक जो आते हैं ना, वो क्या करते हैं, जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम था इसकी पुष्टि कर देते हैं, यानी इसको बहुत अच्छे से जांच पड़ताल करते हैं और कहते हैं कि हाँ ये नियम सत्य है। ठीक है। कौन सा नियम? द्रव्यमान संरक्षण यानी द्रव्य अविनाशिता का नियम। तो देखिए बताया सबसे पहले किसने? लोमोनोसोव ने। कब? 1756 में। लेकिन पुष्टि किसने किया? लेवोसिए ने। तो यही होता है ना, यही कॉन्सेप्ट है कि आपसे पूछा जाए कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था, तो आपका आंसर होगा हमेशा लेवोसिए ने। क्यों होगा आंसर? क्योंकि बताया था लोमोनोसोव ने, लेकिन पुष्टि किया लेवोसिए ने। जैसे
श्री कृष्ण भगवान का जब जन्म हुआ था तो जन्म देने वाली माता कोई और, लालन पालन करने वाली माता कोई और, है ना। तो सबसे ज़्यादा किस माता का नाम आता है जिसने लालन पालन किया है, यानी यशोदा मैया। जन्म देने वाला का कोई महत्व तो नहीं है, उसका महत्व है जिसने लालन पालन किया है। तो इस नियम को बताने वाला का कोई महत्व नहीं है, इस नियम के बारे में जो पुष्टि किया लेवोसिए ने, उसका महत्व है। तो आपसे पूछा जाए कि बताइए द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था, तो आपका आंसर हमेशा होगा, ध्यान रखिएगा, क्या होगा कि लेवोसिए ने। क्लियर। ये नियम क्या कहता है, मैंने अभी आपको समझाया था कि द्रव्यमान हमेशा संरक्षित रहेगा, है ना, यानी कभी नष्ट नहीं होगा। तो इस नियम के अनुसार देखते हैं क्या है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, यानी कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ठीक है, तो उस अभिक्रिया में, ठीक है ना, द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। देखिए मैंने लिखा है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य न तो उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है। यानी कोई अगर रासायनिक अभिक्रिया आप लोग करते हो तो ध्यान रखिएगा, न ही द्रव्यमान उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। मतलब इनके कहने का मतलब क्या था कि अगर मान लीजिए कि आप 1 केजी चीनी लेते हो, ठीक है, और 1 केजी पानी, दोनों को मिला दीजिए, यानी अभिक्रिया करा दीजिए। अभिक्रिया कराने के बाद अगर आप इसका वेट निकालोगे तो फिर भी ये दोनों मिला करके 2 केजी होती हैं। जैसे 1 केजी पानी, 1 केजी चीनी मिलाओगे तो बनेगा 2 केजी। तो इनका कहना यही था, किसका, द्रव्यमान जो संरक्षण का सिद्धांत है, कहना यही था कि यदि आप अभिक्रिया से पहले जो पदार्थों को मिला रहे हो और जितना उनका द्रव्यमान है, अभिक्रिया के बाद भी उतना ही द्रव्यमान होगा। मतलब यही कि 1 केजी पानी और 1 केजी चीनी अगर मिलाते हो तो दोनों 2 केजी होते हैं, तो जब मिला दोगे तो मिलाने के बाद ये 2 केजी हो जाएंगे। इनका कहने का मतलब यही था, द्रव्य संरक्षण जो नियम है ना, वो यही कहता है। अर्थात मैं कह सकता हूँ कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का कुल द्रव्यमान, है ना, कोई अभिक्रिया आप बना रहे हो तो उसमें भाग लेने वाले जो पदार्थ है ना, उनका कुल द्रव्यमान, क्लियर, अभिक्रिया बनने के बाद, है ना, अभिक्रिया के बाद भी उसका जितना द्रव्यमान होगा वो आपस में बराबर होगा। तो निर्मित द्रव्यमान के क्या होता है, बराबर होता है। यही बात मैंने लिखा है अलग तरीके से, ध्यान सुनिए। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का कुल द्रव्यमान अभिक्रिया के बाद निर्मित द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी अभिक्रिया से पहले का द्रव्यमान और अभिक्रिया के बाद का द्रव्यमान आपस में बराबर होता है। ये था द्रव्य अविनाशिता का नियम, यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आ रहा समझ में ना। यानी द्रव्यमान को नष्ट नहीं किया जा सकता, न ही उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है। और द्रव्यमान को हमेशा संरक्षित रख सकते हैं। यानी 1 केजी का है तो हर जगह जाएगा तो 1 केजी का होगा। ये बात इन्होंने बताया था, है ना। और लेवोसिए ने क्या कर दिया, पुष्टि कर दिया, ठीक है। तो ये था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। चलिए इस पर से देखते हैं कि इससे न्यूमेरिकल यानी क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। अभी हम लोगों ने जो द्रव्यमान संरक्षण के नियम पढ़ा था, यानी द्रव्य अविनाशिता का नियम, इस नियम के अनुसार न्यूमेरिकल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए एक मैं न्यूमेरिकल्स लेके आया हूँ, आपको समझाता हूँ। देखिए न्यूमेरिकल्स पढ़िए और समझिए। कह रहा है कि 120 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट, है ना, 120 ग्राम क्या है, सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके, देखिए 120 ग्राम ना सिल्वर नाइट्रेट है, वो सोडियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कर रहा है। किसके साथ, सोडियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके 145.3 ग्राम सिल्वर क्लोराइड तथा 55 ग्राम सोडियम नाइट्रेट देता है। क्या देता है, 55 ग्राम सोडियम नाइट्रेट देता है। तो सोडियम क्लोराइड का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या कह दिया है वो लिखना जरूरी है। सबसे पहले देखिए 120 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट, तो लिखूंगा सिल्वर नाइट्रेट कितना है, 120 ग्राम। फिर सोडियम क्लोराइड के साथ, किसके साथ मिलाया जा रहा है, सोडियम क्लोराइड के साथ, सोडियम क्लोराइड। अब बताइए सोडियम क्लोराइड के साथ मिलाया जा रहा है, तो ये नहीं दिया है कि सोडियम क्लोराइड कितना है,
क्योंकि वही निकालना है कि सोडियम क्लोराइड का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो मान लेता हूँ सोडियम क्लोराइड x ग्राम है। कितना है? x ग्राम है। क्लियर? चलिए इन दोनों को मिला के, है ना, क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनता है? तो 145.3 ग्राम सिल्वर क्लोराइड। तो क्या बनता है? सिल्वर क्लोराइड कितना बनता है? 145.3 ग्राम। क्लियर? चलिए तथा 55 ग्राम सोडियम नाइट्रेट, और क्या बनता है इसके साथ? सोडियम नाइट्रेट कितना ग्राम? 55 ग्राम। तो लिख दूंगा 55 ग्राम। क्लियर? चलिए तो सोडियम क्लोराइड का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। देखिए सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड को मिलाया गया है। अब मिलाने के बाद ये बना है सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। तो हम जानते हैं द्रव्यमान संरक्षण के अनुसार, तो लिखूंगा द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार, है ना, नियम के अनुसार एक बात तो हम जानते हैं ना कि रासायनिक अभिक्रिया में मिलाने वाले पदार्थों का कुल द्रव्यमान बनने वाले पदार्थों के कुल द्रव्यमान का बराबर होता है। तो देखिए मिलाया किसको जा रहा है? सिल्वर नाइट्रेट को और सोडियम क्लोराइड को। क्लियर? तो सिल्वर नाइट्रेट तो कितना है? 120 प्लस किसको मिलाया जा रहा है? सोडियम क्लोराइड यानी x को, है ना, यही माना हूं ना, x बराबर किसके होगा? जो बन रहा है। तो बन कितना रहा है? 145.3 145.3 प्लस कितना? 55। तो ये हो गया 55। अब इसको सॉल्व करके x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए 120 प्लस x इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे तो 5 5 10, है ना, 0.3 रहेगा। 5 5 10, 1 5 4 9 और 1 10 और 1 2 हो जाएगा। 200.3 आया। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 200.3 माइनस 120, है ना। अब इसको घटा देना है, 120 घटा दीजिए तो x बराबर हो जाएगा 3.80, है ना, यानी 80.3 ग्राम। कितना आएगा? 80.3 ग्राम, यानी क्या है? सोडियम क्लोराइड। तो लिख दूंगा अतः सोडियम क्लोराइड का द्रव्यमान 80 ग्राम है। ये ने पूछा था हमसे कि सोडियम क्लोराइड का द्रव्यमान कितना होगा, तो 80 ग्राम। यानी एक बात तो समझ में आ गया कि जो रासायनिक अभिक्रिया है उसमें पदार्थों को मिला रहे हो तो बनने वाला द्रव्यमान भी है ना, उसका भी और पहले का दोनों का बराबर होगा। तो देखिए यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाया हूँ, यानी हमें पता चल गया कि कितना है? 80.3। तो 80.3 ग्राम, है ना। सोडियम क्लोराइड का द्रव्यमान कितना है? 80.3 ग्राम है। क्लियर? तो ये था हमारा द्रव्यमान संरक्षण या द्रव्य अविनाशिता का नियम। देखिए अगर आप इस नाम से देखेंगे तो नाम लिखा है स्थिर अनुपात, यानी जो यौगिक है ना, यौगिक के अंदर जो तत्व होंगे, है ना, उनका भार का अनुपात क्या होगा? निश्चित होगा। यानी इसका डिफिनीशन कह सकता हूं कि ऐसे शुद्ध रासायनिक पदार्थ जिसके अंदर उपस्थित तत्वों के भारों का अनुपात निश्चित होता है। आ रहा समझ में ना? यानी ऐसे शुद्ध रासायनिक पदार्थ जिनके अंदर उपस्थित तत्वों के भारों का अनुपात निश्चित होता है उसे हम स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। स्थिर अनुपात के नियम के बारे में सबसे पहले 1799 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था J.L. प्राउस्ट। क्या नाम था? J.L. प्राउस्ट नामक वैज्ञानिक ने 1799 ईस्वी में ये चीज़ें बताया था। क्लियर? कि स्थिर अनुपात का नियम भी होता है। ये बात मैंने बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, चलिए देखते हैं। देखिए
स्थिर अनुपात का नियम, ठीक है, लिखा है कि 1799 ईस्वी में इसे J.L. प्राउस्ट ने स्थिर अनुपात के नियम का दिया, ठीक है ना। यानी 1799 ईस्वी में J.L. प्राउस्ट नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, ये स्थिर अनुपात के नियम को दिया था। इस नियम के अनुसार क्या है कि प्रत्येक शुद्ध रासायनिक यौगिक में, है ना, प्रत्येक शुद्ध रासायनिक यौगिक में उपस्थित तत्वों के भारों का अनुपात निश्चित होता है। क्या होता है, भारों का जो अनुपात होता है ना वो निश्चित होता है। जैसे मैं बात करूं H2O यानी जल का ये सूत्र है। अगर आप देखोगे तो H2O दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक तो हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन, यानी ये हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का यौगिक है। अब आप देखोगे कि चाहे ये जल कहीं से भी प्राप्त हो, चाहे समुद्र से, वर्षा से, नदी से या तालाब से, आप जल को कहीं से भी प्राप्त करते हो और उस जल का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अगर आप अनुपात देखते हो भारों का, तो उसका हमेशा अनुपात 1:8 आएगा। क्या आएगा, 1:8 आएगा, ठीक है। तो आप इसको नोट करिए और मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे ये 1:8 आएगा। तो आप, आशा करता हूं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अब देखते हैं। देखिए, मैंने बताया कि जो H2O है ना, यानी जो जल है, इसमें तत्वों का जो भार है ना वो हमेशा बराबर ही होता है। देखिए, हाइड्रोजन, यहाँ पे दो तत्व हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनका अनुपात बताना है। देखिए, हाइड्रोजन कितने हैं, तो 2, H2O। सुनिए, तो आप देखोगे कि हाइड्रोजन का भार कितना होता है, 1। कितना होता है, भार 1 होता है। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ वो चीज़ परमाणु भार की। तो हाइड्रोजन का होता है 1। अब कितने हाइड्रोजन है, तो 2 है, तो 2 × 1 समंदे। क्लियर। देखिए, ऑक्सीजन का भार कितना होता है, तो 16 होता है। कितना होता है, 16। तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, यानी 2 समंदे 16। क्लियर। अब इसको काटिए, 2 8 16, यहाँ पे क्या बचा है, 1, यानी 1:8 आ रहा समझ में, ठीक है। तो जल के अंदर हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है ना वो हमेशा 1:8 के रूप में होता है। मैंने आपको दिखाया कि कहाँ से आया 1:8। अब चलिए इसी स्थिर अनुपात के नियम पर मैं न्यूमेरिकल्स आपको बताने वाला हूँ कि बोर्ड एग्जाम में कैसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। क्लियर। तो चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल्स। देखिए, स्थिर अनुपात के नियम पर ना एक न्यूमेरिकल्स लेके आया हूँ और ये न्यूमेरिकल्स बहुत ही आसान है, बस आपको समझना है। चलिए देखिए, कह रहा है कि एक प्रयोग में 1.53 ग्राम क्यूप्रिक ऑक्साइड यानी CO2O, है ना, क्यूप्रिक ऑक्साइड को गर्म हाइड्रोजन, है ना, को गर्म हाइड्रोजन द्वारा अपचयन करने पर 1.27 ग्राम कॉपर प्राप्त हुआ। ठीक है ना। यानी क्यूप्रिक ऑक्साइड को जब गर्म किया जाता है तो हाइड्रोजन के द्वारा कुछ चीज़ें अवशोषित कर ली जाती है और मात्र 1.27 ग्राम कॉपर को रखा जाता है, यानी दिया जाता है। क्लियर। चलिए, एवं एक अन्य प्रयोग हुआ, दूसरा प्रयोग हुआ जिसमें 3.06 ग्राम क्यूप्रिक ऑक्साइड को गर्म किया गया तो हाइड्रोजन के द्वारा न अपचयन करने पर 2.54 ग्राम कॉपर प्राप्त हुआ। तो सिद्ध कीजिए कि स्थिर अनुपात के नियम का सत्यापन करता है। चलिए, सबसे पहले जानते हैं कि क्यूप्रिक ऑक्साइड कितना है, 1.53। तो लिखूंगा CO2O कितना है, 1.53 ग्राम। अगर इसको गर्म किया गया है ना, क्यूप्रिक ऑक्साइड को, तो क्या प्राप्त हुआ है, कॉपर प्राप्त हुआ है 1.27, यानी Cu प्राप्त हुआ है 1.27 ग्राम। एक बात बताइए, गर्म किसको कहा गया था, CO2O को, प्राप्त हुआ है सिर्फ कॉपर, मतलब क्या नहीं प्राप्त हुआ है, ऑक्सीजन। क्या नहीं प्राप्त हुआ है, ऑक्सीजन। तो लिखूंगा
ऑक्सीजन की मात्रा, है ना, यही तो प्राप्त करना है, ऑक्सीजन की मात्रा। अगर ऑक्सीजन की मात्रा इसमें आप निकालोगे यानी O, तो क्या होगा, अगर पूरे CU2O में से अगर ये CO माइनस कर दूं तो ऑक्सीजन पता चल जाएगा ना, ऑक्सीजन कितना बाहर निकला है ये तो पता चल जाएगा ना। क्यूप्रिक ऑक्साइड में जितना है उसमें से कॉपर ही सिर्फ मिला है, मतलब कि ऑक्साइड उड़ गया है, तो कितना ऑक्साइड उड़ा है घटाने से पता चल जाएगा। तो मैं लिखूंगा 1.53 माइनस 1.27, तो कितना आ जाएगा 1.53 1.27, ये हो जाएगा 6, यहाँ पे हो गया 4 2, यानी 0.26, कितना 0.26 ग्राम जो है क्या हुआ है, ऑक्सीजन। ठीक है, ये पहला प्रयोग था। कौन सा था, पहला प्रयोग था। तो पहला प्रयोग में समझ लेते हैं कि ये कॉपर और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है ना, यानी Cu अनुपात O कितना है, तो बताइए ना, Cu कितना है 1.27, तो 1.27 अपान ऑक्सीजन कितना है O, तो 0.26, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा 127/26, ये हो गया। पहले प्रयोग में कॉपर और ऑक्सीजन का अनुपात जो है ना कि 127/26 आ रहा है। तो दूसरा प्रयोग अब देखते हैं, दूसरा प्रयोग क्या हुआ है। एक अन्य प्रयोग में 3.06 ग्राम क्यूप्रिक ऑक्साइड लिया है, यानी CU2O कितना लिया है 3.06 ग्राम। चलिए, इसको भी हाइड्रोजन के द्वारा अपचयित किया जाता है, तो इसमें कॉपर कितना मिलता है 2.54, तो लिख दूंगा Cu बराबर 2.54 ग्राम। तो बताइए इसमें भी ऑक्सीजन उड़ गया है, तो कितना ऑक्सीजन उड़ा है ये निकालना पड़ेगा। लिखूंगा ऑक्सीजन की मात्रा, है ना, यानी O बराबर कितना, तो कॉपर क्यूप्रिक जो ऑक्साइड है उसमें से अगर कॉपर घटा दूं तो पता चल जाएगा। तो लिखूंगा 3.06 माइनस 2.54, इसको घटा देंगे तो क्या होगा 3.06 और 2.54, 6 में से 4 गया 2, 10 में से 5 गया 5, यानी 0.52 आएगा ना, 0.52, तो 0.52 लिख दूंगा 0.52। चलिए, अब इनका अनुपात बताना है, किसका, कॉपर और ऑक्सीजन का, तो लिखूंगा Cu और O। अब बताइए कॉपर कितना है 2.54 बटे ऑक्सीजन कितना आया है 0.52, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो क्या आया 254/52, कट जाएगा 2 से, 26 दूना 52 और 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 7 14, यानी आया 127/26। ऊपर भी आया था पहले प्रयोग में 127/26 और दूसरे प्रयोग में भी आया 127/26। तो कह रहा था कि सिद्ध कीजिए कि स्थिर अनुपात के नियम का सत्यापन करता है, तो लिख दूंगा हाँ, यह स्थिर अनुपात के नियम का सत्यापन करता है ना। स्थिर अनुपात के नियम का क्या करता है, सत्यापन करता है। क्लियर। तो ये था हमारा जो कि स्थिर अनुपात का नियम और उस पर संबंधित मैंने क्वेश्चंस कराया। ठीक है, इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। क्लियर। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत आपको पढ़ाऊंगा बहुत ही अच्छे से। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि लोग हमसे जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और मैं आपको ऐसे ही बेहतर से बेहतर आपके लिए ही वीडियो लाता रहूँगा। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।